पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आल-सईर के लेक्चर के बाद वो सब लोगों के सामने अनाउंस करते हुए कहता है कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे हेवनली फेज सेक्ट की येलो डिवीजन और पर्पल डिवीजन के चाइल्ड ऑफ हेवनली फेज सेक्ट अभी तक डिसाइड नहीं हुए, और चूंकि ये दो पोजीशन खाली थी तो आज के दिन इनका फैसला होना था। सबसे पहले हम येलो डिवीजन में देखते हैं, जहाँ येलो डिवीजन के सारे कैंडिडेट खड़े हो चुके थे और हम देखते हैं कि जितने भी सीनियर कैंडिडेट्स थे वो बारी बारी करके हार मानने लगे। सबके अलग अलग बहाने थे मगर सबके चेहरों पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। हम देखते हैं कि उन लोगों ने अपने एक जूनियर ब्रदर कुनपिंग जी को अपनी येलो डिवीजन का चाइल्ड ऑफ हेवनली फेज सेक्ट चूज कर लिया। जिसके बाद पर्पल डिवीजन की बारी थी। वांगलिंग को शक हो गया था कि इस चाइल्ड ऑफ हेवनली फेज सेक्ट की पोजीशन के पीछे जरूर कोई ना कोई मिस्ट्री है, इसलिए वो तो हार मानना चाहता था, लेकिन आल-सईर के प्रेशर में आकर उसे मजबूरन फाइट करनी पड़ती है। जहाँ पर पहले तो उसने सिस्टर जाओ सिंगमिंग को हरा दिया, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर चेन टाओ आ जाता है जो कि असेंडेंट लेवल के मिड स्टेज का कल्टिवेटर था और वो चाइल्ड ऑफ हेवनली फेज सेक्ट की अपनी पोजीशन को वापस से हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने वांगलिंग को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट हुई जहाँ पर वांगलिंग बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता, मगर वांगलिंग साथ ही साथ जीतना भी नहीं चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर ऐसा दिखाता है जैसे कि मैं हार गया। मगर आल-सईर ने वांगलिंग के टैलेंट को पहचान लिया था, इसलिए वो वांगलिंग को अपना ट्रू डिसाइपल बना लेता है। साथ ही साथ वो वांगलिंग से कहता है कि मुझे तुम्हें एक ट्रेजर और एक फॉरबिडन टेक्निक देनी है, इसलिए मेरे साथ चलो। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर उन्हीं 3 माउंटेन पीक से होती है, जहाँ पर आल-सईर वांगलिंग का एक टेस्ट लेना चाहता था। वो वांगलिंग को बताता है कि तुम्हारे सामने जो सीढ़ियाँ हैं उन्हें इमोर्टल इनहाइलेशन स्टीयर कहा जाता है, जिनके 100 स्टीयर को पार करना फिलहाल तुम्हारी कल्टीवेशन के हिसाब से तो नामुमकिन है, लेकिन तुम्हारे सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज के कल्टीवेशन के हिसाब से मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितनी सीढ़ियों तक चढ़ पाते हो। तुम जितनी ज्यादा सीढ़ियाँ पार करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी। नीचे की तरफ वांगलिंग भी समझ गया था कि आल-सईर उसका टेस्ट लेना चाहते हैं, शायद इसी पर डिपेंड करेगा कि वो मुझे कौन सी टेक्निक और कौन से ट्रेजर देने वाला है, इसलिए वांगलिंग इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना चाहता था। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो इमोर्टल इनहाइलेशन स्टीयर की पहली सीढ़ी पर जैसे ही कदम रखता है उसने महसूस किया कि इन सीढ़ियों पर काफी सारा खतरनाक कोल्ड हो रहा है जो कि उसकी बॉडी के अंदर इंटर करते उसके ब्लड को जमाने लगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वांगलिंग की पूरी बॉडी अंदर से सॉलिडिफाई हो जाएगी और वो मारा जाएगा, इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग यहाँ पर अपने फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करते उस कोल्ड एनर्जी के खिलाफ फाइट करने लगता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे करके सीढ़ी आगे की तरफ चढ़ने लगा। आल-सईर भी ये देखकर वांगलिंग से काफी ज्यादा इंप्रेस हो रहा था। वो अपने मन में कहता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है, इस बच्चे ने बस सिर्फ कुछ ही 100 सालों तक कल्टीवेशन की और फिर भी ये इतना सारा ताकतवर हो गया। पता नहीं ऐसी ताकत हासिल करने के लिए इसने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, मगर अफसोस की बात यह है कि अभी के लिए वांगलिंग की कल्टीवेशन काफी कम है। वो मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर है, जिस लेवल के कल्टीवेटर पहले 10 सीढ़ियों को भी काफी मुश्किल से पार करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 10वीं सीढ़ी पर वाकई में वांगलिंग को काफी सारा मुश्किल आ रही थी, मगर वांगलिंग कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं, वो हार नहीं मानता बल्कि वो 11 सीढ़ी पर कदम रख देता है, जो देखकर तो आल-सईर भी सरप्राइज हो गया था। जैसे जैसे वांगलिंग ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है वो कोल्ड एनर्जी और ज्यादा फियर्स और खतरनाक होती जा रही थी, जबकि आल-सईर भी उसे देखते हुए अपने मन में सन यून को याद करने लगा और वो अपने मन में कहता है कि सन यून सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज का कल्टीवेटर था और चूंकि वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड था इसलिए वो कैसे तैसे करके यहाँ पर 26वीं सीढ़ी तक पहुंचा था। वांगलिंग मुझे दिखाओ कि आखिर तुम कितने सारा टैलेंटेड हो और तुम कहां तक जा सकते हो। दूसरी तरफ नीचे हम वांगलिंग को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा था और वो कैसे तैसे करके 19वीं सीढ़ी पर चढ़ जाता है। 19वीं सीढ़ी पर पहुंचने के बाद वांगलिंग की बॉडी पहले से भी ज्यादा तेज रफ्तार के साथ फ्रीज हो रही थी और यहाँ पर वांगलिंग ने जैसे ही 20वीं सीढ़ी पर कदम रखा अचानक उसकी बॉडी पर एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, जिस प्रेशर की वजह से तो वांगलिंग घुटनों पर आ चुका था। यहाँ पर ये देखकर आल-सईर कहता है कि वांगलिंग तुमने ऑलरेडी मुझे इम्प्रेस कर दिया है, लेकिन अब यही तुम्हारी लिमिट है। अगर तुमने इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हारी डिवाइन सोल आगे के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मगर हम देखते हैं कि वांगलिंग तो इस मौके को भी अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा था। वो फौरन से अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे एक्टिवेट करने के बाद वांगलिंग दोबारा से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। साथ ही साथ वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि असेंडेंट लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को सॉलिडिफाई कर दे। पहले तो मुझे ये मौका नहीं मिला, लेकिन इस इंटेंस प्रेशर के दौरान मैं खुद के डाउ हार्ट पर क्वेश्चन कर सकता हूँ जो कि मेरे लाइफ एंड डेथ डोमेन को ब्रेक थ्रू करने में मेरे काम आ सकते हैं। यहाँ पर ये सब कहते हुए वांगलिंग इसी तरह से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था और चूंकि वहाँ की कोल्ड एनर्जी और प्रेशर इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो यहाँ पर वांगलिंग के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को भी सॉलिडिफाई करने लगे, तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हुए धीरे धीरे से वांगलिंग की बॉडी में जाकर इंटर करने लगता है और यही जरूरी है असेंडेंट लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए। मगर ये सब करने की भी एक हद
जाती। वांगलिंग ने जैसे ही 27वीं सीढ़ी पर कदम रखा, अचानक से उसकी पूरी की पूरी बॉडी एक जगह पर फ्रोज हो जाती है और वो परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा कि अगर मैंने एक कदम भी आगे उठाया तो मेरी डिवाइन सोल आगे के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मेरी सारी की सारी कल्टीवेशन मैं खो दूंगा। लगता है कि बस अब यही मेरी लिमिट है, मुझे यहाँ पर रुकना होगा। तभी अचानक यहाँ पर वांगलिंग को आलसेर की आवाज भी सुनाई देती है, जिसकी आवाज के साथ ही वांगलिंग पर लगा हुआ सारा के सारा प्रेशर खत्म हो गया। साथ ही साथ एक दूसरा रास्ता बनते हुए वांगलिंग के सामने आ जाता है, जिसके साथ ही आलसेर वांगलिंग से कह रहा था कि इस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए मेरे पास आ जाओ। ये रास्ता तो आसान था। वांगलिंग उस पर फ्लोट करते हुए तीसी के साथ मूव करते हुए फिर से आलसेर के सामने आ जाता है, जहाँ वांगलिंग ने ऑलरेडी सन यून का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। इसलिए आलसेर पहले ही वांगलिंग से इम्प्रेस थे और वो वांगलिंग से कहने लगे कि जब मैं सुजाकू प्लेनेट के पास से गुजर रहा था तब के टाइम तुम हाल ही में गोल्ड रेल में इंटर किए थे और मुझे तुम्हारे टैलेंट की उस टाइम से कदर हो चुकी थी। आज के दिन तुमने इमोर्टल इनहाइलेशन स्टेयर की 27 सीढ़ियां चढ़कर वाकई में मुझे खुश कर दिया। तुम्हारे मास्टर को तुम पर नाज है। ये कहते ही आलसेर अपने हाथ से वहाँ पर कुछ पावर एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही साथ वो वांगलिंग को बताने लगा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी 7 कलर लाइट से काफी सारा प्यार किया, जिसमें अगर व्हाइट एंड ब्लैक भी ऐड कर दो तो ये 9 कलर बनते हैं। इन्हीं 9 कलर से मिलकर ये जगह बनी है। ये जगह इसी वजह से इतनी सारा खूबसूरत है। जो सब वांगलिंग भी सुनते हुए अपने आसपास की जगह को देख रहा था, तभी अचानक आलसेर वांगलिंग से कहता है कि वांगलिंग गुड्डो पर आ जाओ। जो सुनकर वांगलिंग भी बिल्कुल ऐसे करता है। इसके बाद आलसेर ऊंची आवाज में कहता है कि हेवन की 9 कलर्स के अंडर वांगलिंग मैं तुम्हें पर्पल डिवीजन का 7 ट्रू डिसाइपल एक्सेप्ट करता हूँ। वांगलिंग क्या तुम हेवनली फेस सेट के ट्रू डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो? जो बनने के बाद तुम्हें हेवनली फेस सेट के सारे रूल्स मानने पड़ेंगे और अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना होगा। वांगलिंग क्या तुम मुझसे और हेवनली फेस सेट से वफादारी का वादा करते हो? जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि अगर मेरा मास्टर मुझे धोखा नहीं देता तो मैं वादा करता हूँ कि मैं भी कभी अपने मास्टर को धोखा नहीं दूंगा, और अगर हेवनली फेस सेट मुझे कभी धोखा नहीं देता तो मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा हेवनली फेस सेट के साथ वफादार रहूंगा। जो सुनकर तो आलसेर भी काफी सारा खुश हो गया था। वो फौरन से वांगलिंग को पर्पल डिवीजन की ट्रू डिसाइपल का एक टोकन दे देता है। साथ ही साथ वो वांगलिंग से कहने लगा कि अब फॉरबिडन टेक्निक की बारी है। बताओ वांगलिंग कि आखिर तुम्हें किस तरह की टेक्निक चाहिए? ये सुनकर तो वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर मुझे एक सर्वाइवल टेक्निक चाहिए। जो सुनकर तो यहाँ मास्टर टियानयुन काफी सारा हैरान हो गया था। वो वांगलिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें एक सर्वाइवल टेक्निक क्यों चाहिए? इस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है क्योंकि जब तक मेरी सांसें चल रही है फिर मेरी कल्टीवेशन चाहे कितनी बार ही खो क्यों ना जाए, मैं हर बार दोबारा से कल्टीवेशन करके खुद को ताकतवर कर सकता हूँ। जो सुनकर तो आलसेर हंसने लगा और वो वांगलिंग को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, तुम्हारे मास्टर के पास तो ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं। वैसे भी तुम्हें आज के दिन कौन सी टेक्निक मिलने वाली है ये तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करेगा और अपनी किस्मत का फैसला तुम खुद कर सकते हो। ये कहती आलसेर ने फिर से वहाँ पर एक बड़ा सा दरवाजा समन कर लिया, जिस दरवाजे के बारे में वो वांगलिंग को बताने लगे कि इस दरवाजे की दूसरी तरफ एक स्पेस है जिसके अंदर पूरे 3600 फॉरबिडन टेक्निक्स मौजूद है। तुम वहाँ पर जाकर कोई भी एक टेक्निक अपने लिए चूज कर सकते हो। जो सुनकर वांगलिंग भी धीरे धीरे से उस दरवाजे के पार चला गया। से अंदर आते ही हम लोगों को यहाँ पर मास्टर टियानयुन जी का बनाया हुआ 7 कलर स्पेस देखने को मिलता है। साथ ही साथ वांगलिंग आसपास की जगह को महसूस करते हुए कह रहा था कि मास्टर टियानयुन जी ने बिल्कुल सही कहा था। यहाँ पर पूरे 3600 फॉरबिडन टेक्निक्स मौजूद है, जहाँ की एक फॉरबिडन टेक्निक ही काफी ज्यादा पावरफुल थी। आगे की तरफ बढ़ते हुए वांगलिंग को वहाँ पर 9 रिवॉल्विंग इमोर्टल रिफाइनिंग टेक्निक भी दिख गई थी, जो कि सिस्टर जाओ सिंगमिंग से वांगलिंग को मिली है। साथ ही साथ वांगलिंग ने वहाँ पर इमोर्टल डेवल बॉडी टेक्निक को भी देखा, जो कि एक ऑफेंसिव टेक्निक थी और उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। मगर वांगलिंग को जिस तरह की टेक्निक की तलाश थी ये उनमें से नहीं है, इसलिए वांगलिंग इसी तरह से अपनी तलाश जारी रखता है। जहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए वांगलिंग को एक 7 कलर सुपर नेचुरल एबिलिटी वाली टेक्निक भी दिखी थी, मगर ये भी वो टेक्निक नहीं जो कि वांगलिंग को चाहिए। अब इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से वांगलिंग की वहाँ पर मौजूद एक टेक्निक पर नजर पड़ गई थी जिसका रंग ग्रे कलर का था। ये देखकर वांगलिंग थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि मास्टर टियानयुन जी तो 7 कलर्स में बिलीव करता है और उनके यहाँ पर जितने भी फॉरबिडन टेक्निक मास्टर टियानयुन जी के फॉर्म में है वो सारे के सारे उन्हीं 7 कलर्स में से एक थे, सिवाय इस ग्रे कलर की टेक्निक को छोड़कर। इसलिए वांगलिंग उसे करीब से देखने के लिए आ गया था। जहाँ पर पास आते हुए वांगलिंग अपने मन में कहने लगा कि ये वाला टियानयुन जी अभी के टियानयुन जी के एज से थोड़ा छोटा लग रहा है। और साथ ही साथ एक और अजीब बात थी, जैसा कि मास्टर टियानयुन जी ने कहा था कि यहाँ पर टोटल 3600 फॉरबिडन टेक्निक्स है, ये उन 3600 फॉरबिडन टेक्निक्स में से नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये अलग हो, ये इस जगह से कनेक्टेड दिखाई दे रहा था।
सकता। ऐसे लग रहा था कि बाकी के सारे टेक्निक्स तो बस सिर्फ मास्टर टियान युनसी के इल्यूशन की तरह बने हुए हैं, मगर ये टेक्निक शायद मास्टर टियान युनसी का एक छोटा सा हिस्सा है। मगर इस टेक्निक से कोई भी और अनलीश नहीं हो रहा था और ना ये टेक्निक मूव कर रही थी, इसलिए वॉन्गलिंग अपने मन में कह रहा था कि मैं इसी तरह से तुक्के नहीं लगा सकता, मुझे इस टेक्निक की असलियत जानने के लिए इसे जगाना होगा। ये कहते ही वॉन्गलिंग अपने हाफ मून ब्लेड को बाहर की तरफ निकालते हुए फौरन से उस ग्रे रोप वाले इंसान पर हमला कर देता है। जो हाफ मून ब्लेड जैसे ही उस आदमी की बॉडी में पेनिट्रेट करा तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से काफी खतरनाक किलिंग इंटेंट अनलीश होना शुरू हो जाता है। जो किलिंग इंटेंट तो काफी सारा डेंजरस था। वॉन्गलिंग भी उस किलिंग इंटेंट से खुद को बचाने के लिए फौरन अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। दूसरी तरफ बाकी के सारे टेक्निक्स ने भी जब उस किलिंग इंटेंट को महसूस किया तो वो उसे रोकने और सील करने के लिए फौरन से उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां वो उसे चारों तरफ से घेर कर उसे सील करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि उस ग्रे रोब वाले इंसान ने अपनी आंखें खोल ली थी और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि क्या तुम मरना चाहते हो। ये कहती वो एक पावरफुल एनर्जी अनलीश करता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जितने भी टेक्निक्स वाले इल्यूशंस थे वो सारे के सारे गायब हो गए, जबकि साथ ही साथ वॉन्गलिंग की भी शील्ड टूट गई और वो उस किलिंग इंटेंट की वजह से पीछे की तरफ दिखेला गया। यहाँ पर वॉन्गलिंग हैरान होते हुए कह रहा था कि इसका किलिंग इंटेंट तो मुझसे भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक है, अब मैं क्या करूँ। दूसरी तरफ वो ग्रे रोब वाला इंसान यहाँ पर वॉन्गलिंग को देखते हुए कह रहा था कि अच्छा, यानी कि तुम टियान युन के डिसाइपल हो, जिस पर वॉन्गलिंग हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर वो ग्रे रोब वाला आदमी जवाब देते हुए कहता है कि टियान युन ऐसा रेयरली ही किसी को यहाँ पर खुद आने देता है और चूंकि उसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है तो शायद उसने तुम्हें मेरे लिए ही भेजा होगा। ये कहती वो ग्रे रोब वाला इंसान फौरन से अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग पर हमले करने लगा। जिन अटैक से खुद को बचाते हुए वॉन्गलिंग सवाल करते हुए कह रहा था कि सीनियर, आखिर आप कहना क्या चाहते हो। मगर वो आदमी वॉन्गलिंग को कोई जवाब नहीं देता, उल्टा वो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग पर यहाँ एक पावरफुल अटैक चलने वाला था, जिस अटैक को ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ वॉन्गलिंग ने भी अपने हाफ मून ब्लेड का इस्तेमाल किया और उस तलवार से टकराती हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग का हाथ बुरी तरीके से कांपने लगा था, जैसे कि उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई हो। मगर ग्रे रोब वाले उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो उल्टा अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को तैयार करके वॉन्गलिंग को जान से मारने की तैयारियां कर ही रहा था। ये देखकर वॉन्गलिंग में समझ आता है कि अब उसे होल्ड बैक नहीं करना, इसलिए वो भी उस पर्सन से टकराने के लिए फौरन से अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रॉल को एक्टिवेट कर लेता है। मगर ये देखकर तो वो ग्रे रोब वाला इंसान फौरन से हवा में ही अपने अटैक को रोक देता है और वो वॉन्गलिंग से कहने लगा कि तुम्हारा आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन कमाल का है। अगर टियान युन ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है तो वो यकीनन देखना चाहता है कि मैं क्या तुम्हें इमोर्टल किलिंग मेथड देने के लिए तैयार हूँ या नहीं। ये सब सुनकर तो वॉन्गलिंग भी शांत होकर धीरे से नीचे की तरफ आ गया। दूसरी तरफ वो आदमी यहाँ पर वॉन्गलिंग को बताने लगा कि इमोर्टल किलिंग टेक्निक ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ओरिजिनल रैंक के बारे में कोई नहीं जानता, मगर तुम्हारे लाइफ एंड डेथ डोमेन के लिए ये टेक्निक बिल्कुल परफेक्ट मैच होगी। मैं तुम्हें ये इमोर्टल किलिंग टेक्निक दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि इस टेक्निक को सीखने के बाद तुम किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ोगे, किसी भी सर्वाइवर को कभी नहीं जाने दोगे और सबको जान से मार डालोगे। उनकी इस होली के बारे में सुनकर तो वॉन्गलिंग जवाब देते हुए कहता है फिर तो मुझे ये टेक्निक नहीं चाहिए। लेकिन वो ग्रे रोब वाला सोल फ्रेगमेंट वॉन्गलिंग की सोच को समझ पा रहा था और वो जानता था कि वॉन्गलिंग को क्या चाहिए। वो वॉन्गलिंग को एक फॉर्मेशन पैटर्न बनाकर दिखाते हुए कहता है कि इसे लाइफ ट्रेसेस कहते हैं, जिसे इमोर्टल किलिंग मेथड से ही बनाया गया है। इस लाइफ ट्रेसेस पैटर्न को तुम फ्यूचर में और भी ज्यादा अपग्रेड कर सकते हो और इस पूरे के पूरे 7 कलर डोमेन के अंदर इससे ज्यादा पावरफुल डिफेंस टेक्निक और कोई भी नहीं है। और चूंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसी तरह की कोई टेक्निक चाहिए, तो बताओ क्या अभी भी तुम इमोर्टल किलिंग टेक्निक को हासिल नहीं करना चाहते। वॉन्गलिंग उसकी बातें सुनकर सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ आखिर तुम मुझे ही क्यों चूज कर रहे हो। जिस पर वो ग्रे रोब वाली टेक्निक वॉन्गलिंग को जवाब देते हुए कहती है क्योंकि मैंने टियान युन के साथ काफी वक्त गुजार लिया और मैंने उसके साथ वादा किया था कि मैं उसके साथ और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं करूंगा। तुम वो 6 भी इंसान हो चुके यहाँ पर आए, 7वां नंबर वैसे भी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें चूज कर रहा हूँ। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम इस इमोर्टल किलिंग टेक्निक को सीखना चाहते हो या नहीं। ये कहती वो ग्रे रोब वाला इंसान यहाँ पर गायब होते हुए वॉन्गलिंग को एक जेड पेडेंट पकड़ा देता है, जिसके बाद वॉन्गलिंग बाहर की तरफ आ गया था। यहाँ पर आलसेर भी वॉन्गलिंग के हाथ में इस इमोर्टल किलिंग टेक्निक को देखकर कहता है कि ये टेक्निक वाकई में काफी बेहतरीन है। मगर वॉन्गलिंग तो यहाँ पर उसी ग्रे रोब वाले इंसान के बारे में सोच रहा था और वो इसके बारे में आलसेर से भी सवाल करता है, जिस पर आलसेर जवाब देते हुए कहता है कि उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, वो मेरी ही डिवाइन सोल का एक हिस्सा था जिससे मैंने फोर्सफुली अपनी बॉडी से अलग किया था। ये तब की बात है जब मैं यिन यांग वॉइड एंड सॉलिड के अंदर से गुजर रहा था। मेरे उसी सोल के हिस्से ने ये इमोर्टल किलिंग टेक्निक को मास्टर किया था और मुझे उसे मजबूरन अपनी बॉडी से अलग करना पड़ा। मगर वॉन्गलिंग, चूंकि तुमने खुद कहा था कि तुम्हें एक सर्वाइवल टेक्निक चाहिए, तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल एक परफेक्ट मैच है। इस टेक्निक ने कई बार मेरी जान बचाई। ये सब कहते हुए वो वॉन्गलिंग को फौरन से एक रिंग भी दे देता है जो कि पर्पल कलर की चमक रही थी और आलसेर वॉन्गलिंग को बताता है कि इस रिंग को पर्पल लाइट से बनाया गया, जो कि असेंडेंट लेवल के पीक कल्टीवेटर के 2 पावरफुल अटैक को आसानी
के साथ ब्लॉक कर सकी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें हेवनली फीस सेट के सारे रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर तुमने इस सेट के एक भी रूल को तोड़ा तो ये रिंग सिर्फ तुम्हें एक बार ही अटैक से बचा पाएगी, और अगर तुमने सेट के रूल्स को 2 बार तोड़ा तो उसके बाद इस रिंग का कोई फायदा नहीं, इसका असर खत्म हो जाएगा, इसका असर खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें सुनकर वॉन्गलिंग यहाँ पर मास्टर का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही सर वो मास्टर से कहता है कि आप मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं माउंटेन पर जाकर अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर सकूं। इस पर आलसेर वॉन्गलिंग को रोकते हुए उससे एक टोकन देकर कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम माउंटेन पर जाकर कल्टीवेट करो, बल्कि तुम एक लेवल 5 की कंट्री लिंगयू नेशन में जाओ और उधर कल्टीवेशन करना। लेकिन याद रखना 3 महीनों बाद ईस्टर्न सी में स्पिरिट डीमन गेट ओपन होगा और वहाँ पर आने में लेट मत कर देना। जो सब कहते हुए आलसेर धीरे से वहाँ से गायब हो गए, जबकि पीछे की तरफ वॉन्गलिंग कह रहा था कि फिक्र ना करे, आपका डिसाइपल आपको निराश नहीं करेगा। साथ ही साथ वॉन्गलिंग कह रहा था कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्द से जल्द इस इमोर्टल किलिंग मेथड या फिर इसे सेलेस्टियल किलिंग मेथड के नाम से भी जाना जा सकता है, मुझे इस टेक्निक को जल्द से जल्द सीखना होगा, क्योंकि एक बार लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड से टूवर्ड्स आजाद हो गया तो वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे जरूर आएगा, मुझे खुद को पावरफुल करना होगा। ये सब कहती वॉन्गलिंग अगले दिन ही फोरस से प्लेनेट अर्थ के लिंगयू नेशन की तरफ रवाना हो गया, जहाँ पर वॉन्गलिंग टेलीपोर्टेशन नदी का इस्तेमाल करते हुए पहुँच गया था। लिंगयू नेशन के लोग तो पहले से वॉन्गलिंग को वेलकम करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। इनके साथ साथ वहाँ पर ग्रीन डिवीजन का एक डिसाइपल भी मौजूद था जिनका नाम मास्टर टियान टाई है। वो वॉन्गलिंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि हेवनली फीस सेट के मैसेंजर मैं आपको वेलकम करता हूँ। साथ ही सर वो अपने मन में कह रहा था कि ये तो पर्पल डिवीजन का 7th डिसाइपल है, जिसके बारे में सब लोगों ने ऑलरेडी काफी कुछ सुन रखा था। यहाँ पर वॉन्गलिंग आते साथ ही टियान टाई से सवाल करते हुए पूछता है कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पर बीस्ट कहाँ पर होंगे, जिस पर टियान टाई जवाब देते हुए कहता है कि अगर आपको बीस्ट की तलाश है तो आपको नॉर्थर्न अर्थ के डेविल रीजन फॉरेस्ट में जाना होगा। और दोस्तों चूंकि अब वॉन्गलिंग हमारे प्लेनेट अर्थ पर आ चुका है तो पता नहीं आप लोगों की मुलाकात हुई होगी या नहीं, लेकिन मैं तो कल परसों मिलकर आ गया हूँ, क्योंकि ये नॉर्थर्न अर्थ डेविल रीजन फॉरेस्ट हमारे घर के पास ही है, जिसके बारे में मास्टर टियान टाई बता रहा था कि वहाँ पर असेंडेंट स्टेज तक के बीस्ट मौजूद होंगे। साथ ही साथ उस फॉरेस्ट के सेंटर में कुछ ऐसे स्पेशल प्लेसेस है जिन्हें फॉरबिडन प्लेस कहा जाता है, वहाँ पर तो जाना तक मना है क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जिस पर वॉन्गलिंग जवाब देते हुए कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, मुझे बस कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, तब तक यहाँ के मैटर्स तुम ही हैंडल करना। और ये सब कहती वॉन्गलिंग फॉरेस्ट से नॉर्थर्न अर्थ डेविल रीजन फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो गया। जिस फॉरेस्ट के अंदर इंटर करती अचानक से वॉन्गलिंग ने महसूस किया कि उसके पीछे शायद कोई आ रहा है और उस पर वॉन्गलिंग बिना देखे फॉरेस्ट से हमला कर देता है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि वो तो एक ड्रैगन टाइप का छोटा सा बीस्ट था जिसे वॉन्गलिंग ने जान से मार डाला। और जब भी कोई जानदार मरता है तो उसकी बॉडी से डेथ एनर्जी निकलती है, जिसे वॉन्गलिंग इस्तेमाल करके अपनी इमोर्टल किलिंग मेथड टेक्निक को सीखेगा, जिसे मास्टर करने में पहले तो वॉन्गलिंग फेल हो गया। इसके बाद आगे की तरफ चलते हुए वॉन्गलिंग ने एक और बीस्ट को जान से मार डाला। वॉन्गलिंग उस बीस्ट की भी डेथ एनर्जी को इस्तेमाल करके वो पैटर्न बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वॉन्गलिंग से वो पैटर्न बन ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो थोड़ी सोच में पड़ जाता है। तभी अचानक वॉन्गलिंग ने फिर से अपने मस्कीटो बीस्ट को बाहर की तरफ समन कर लिया। वॉन्गलिंग जब बीस्ट को जान से मार देता था तो उसकी बाकी की एनर्जी ये मस्कीटो बीस्ट अब्सॉर्ब कर लेता था। यहाँ पर वॉन्गलिंग अपने मन में सोच रहा था कि शायद ये किलिंग इंटेंट काफी नहीं है, मुझे इससे भी कई ज्यादा पावरफुल बीस्ट या फिर इंसान को जान से मारना होगा, शायद उनकी डेथ एनर्जी का इस्तेमाल करते मैं वो लाइफ ट्रेसेस फॉर्मेशन पैटर्न बना सकूं। ये कहते हुए वॉन्गलिंग उस फॉरेस्ट के सेंटर की तरफ रवाना हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ कुछ लोगों पर आ गया, जो 2 बुढ़ाओ एक लड़की को बंदी बनाकर अपने साथ यहाँ सेंटर में लाते हुए एक ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट ट्री के पास आ चुके थे, जो ट्री गोल्डन कलर का चमक रहा था। और उसे देखते ही ये दोनों बुढ़ाओ तो काफी सारा खुश हो गए। असल में ये दोनों बुढ़ाओ सोल ट्रांसफॉर्मेशन अर्ली स्टेज के कल्टीवेटर साथ ही साथ डालू व सोर्ड सेट के एल्डर्स थे, जिनमें से एक एल्डर का नाम लिu शोंगयी था और दूसरे का नाम शी फेंग था। जहाँ शी फेंग तो उस ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट ट्री को देखकर खुश होते हुए कह रहा था कि इस फ्रूट का इस्तेमाल करते हुए हम कितने पावरफुल ट्रेजर्स को बना सकते हैं। ये सुनकर तो वो लड़की जिसे बंदी बनाकर ये लोग यहाँ तक पहुँचे उसका नाम कियान किंग था। वो फौरन से सामने की तरफ आकर कहती है कि प्लीज इस ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट को मत छीनना। आप लोग अच्छे से जानते हो कि मेरी शुइस सेट के कई एल्डर्स ने इस गोल्डन ब्रिलियंट ट्री को ढूंढने में अपनी जानें गंवा दी। यहाँ पर इस वक्त 100 से भी ज्यादा फ्रूट है, मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट आप एक ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट मुझे दे दे, जो कि मिस कियान किंग को अपने फादर के लिए चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ वो एल्डर्स तो जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि बेवकूफ लड़की, तुमने आखिर क्या सोचा था, हम क्या सच में इतना कीमती ट्रेजर कभी तुम्हें देंगे? ये ट्रेजर डाल व सोर्ड सेट को बिलोंग करते हैं। जो सुनकर तो मिस कियान किंग इमोशनल हो गई थी कि इस ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट को ढूंढने के लिए मेरे कितने भाइयों ने अपनी जान गंवा दी, और अब जब हमने इतनी मुश्किल के साथ इस ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट ट्री को ढूंढ लिया तो अब ये डाल व सोर्ड सेट वाले
हमें धोखा दे रही है। इसलिए कियान के गुस्सा होते उन एल्डर्स को गाली दे देती है। साथ ही सर वो उन्हें कमीना बोल रही थी, जो बात तो मास्टर लियू शोंगी को अच्छी नहीं लगती और वो तो यहाँ कियान के को थप्पड़ मारने ही वाला था। लेकिन एल्डर शी फेंग उससे रोकते हुए कहता है कि खामोश हो जाओ, यहाँ पर हमारे आसपास शायद कोई बीस्ट है। ये सुनकर वो दोनों ही पीछे की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक वहाँ पर कई सारे इंसेक्ट्स ने इन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिन्हें देखकर ये लोग घबराते हुए कहते हैं कि ये तो जियोली इंसेक्ट्स है। इन इंसेक्ट्स से बचने के लिए यहाँ पर एक एल्डर तो अपने आसपास से एक स्वॉर्ड सील क्रिएट कर लेता है, जबकि दूसरा एल्डर बाकी के इंसेक्ट्स को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, मगर उन इंसेक्ट्स की तादाद काफी ज्यादा थी। और हमें देखने को मिलता है कि इन इंसेक्ट्स के पीछे पीछे वांगलिंग भी वहाँ पर आ रहा था, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है। जैसे सिर्फ एक ही थंडर अटैक का इस्तेमाल करते वहाँ पर मुझे सारे के सारे जियोली इंसेक्ट्स को जान से मार डाला था और उनकी बॉडी से जितनी भी यहाँ पर डेथ एनर्जी निकली, वांगलिंग वो सारी की सारी एनर्जी अपने पास स्टोर कर लेता है। साथ ही साथ वांगलिंग की नजर उस ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट ट्री पर भी पड़ गई थी, जिन्हें देखते हुए वांगलिंग को एंशिएंट गॉड टूसी की मेमोरीज की वजह से मालूम हो पाता है कि ये किसी तरह के फॉर्मलेस मेटल से बने हुए हैं। इन फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी एंशिएंट गॉड की बॉडी को और सारा स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। मगर नीचे की तरफ मौजूद उन दोनों एल्डर्स ने भी वांगलिंग की ये बातें सुन ली थी और वो वांगलिंग पर गुस्सा करते हुए कह रहे थे कि खबरदार, सोच अभी मत, ये ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स हमारे डाल हुआ सोर्ड सेट को बिलोंग करते हैं। अगर तुमने इन फ्रूट्स को हासिल करने की कोशिश की तो तुम हमारे डाल हुआ सोर्ड सेट के दुश्मन बन जाओगे। वांगलिंग तो यहाँ पर उन लोगों की मुझसे डाल हुआ सोर्ड सेट का सुनकर याद करता है कि इमोर्टल रेल्म में मास्टर जावी की फाइट डाल हुआ सोर्ड सेट के लिंक यानहाओ के साथ हुई थी। उसके बाद वो गायब हो गई। ये सब याद करती वांगलिंग गुस्से के साथ यहाँ पर अपनी पावर्स अनलीश करते हुए कहता है कि अगर तुम लोग डाल हुआ सोर्ड सेट से हो फिर तो मेरे तुम लोगों से कुछ सवाल है जिनका जवाब तुम लोगों को देना होगा। वांगलिंग गुस्से के साथ ये सब कह रहा था और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।